करें स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की, कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो एनर्जी के बिना, वो चाहे वो एनर्जी किसी भी रूप में हो, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मैकेनिकल है, किसी भी रूप में हो, लेकिन एनर्जी के बिना कुछ भी होता ही नहीं है, इवन एटॉमिक लेवल पर, ठीक है। यानी सारे पदार्थ हैं, हम जैसे बात कर रहे थे, मान लीजिए पत्थर है, हमें लगता है कि पत्थर एक जगह पड़ा है ना, कि उसके अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं है, वो क्या काम कर रहा है, उसके अंदर थोड़ी ऊर्जा होगी, ठीक है। मान लो जैसे हम चल रहे हैं, या कोई व्हीकल चल रहा है, या कोई भी दूसरे जीव चल रहे हैं, तो हमें ये लगेगा कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यानी वो मूवमेंट में है, किसी न किसी गतिविधि में है, तो यानी उसका तो हम अंदाजा लगा ही लेते हैं कि एनर्जी से ही मूवमेंट होगी, ठीक है। मान लीजिए कि हवा है, हवा चल रही है तो मतलब एनर्जी होगी, पानी गिर रहा है तो मतलब एनर्जी होगी, ठीक है। यानी वो चल रहा है, किसी न किसी तरह की मूवमेंट है, तो यानी उसके अंदर एनर्जी है। लेकिन मान लेते हैं कोई एक पत्थर है जो एक जगह पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। यानी उसके अंदर, यानी आपको पता है हर पदार्थ एटम से मिलके बना है, अणु परमाणुओं से मिलके बना है, और परमाणु के अंदर भी क्या है, यानी परमाणु खुद में एनर्जी के भरे होते हैं, चाहे वो पत्थर के अंदर के परमाणु, यानी पदार्थ कोई भी हो, वो पत्थर हो सकता है, पत्थर में भी तरह तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरे पदार्थ, कुछ भी है, तो यानी कोई भी पदार्थ है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, वो एटम से मिलकर बना है, और सभी एटम्स भी आगे आपको पता होगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, वो यानी वो हो गया सब एटॉमिक लेवल। एटम तो हो गया एक, हम कहते हैं ना कि इस पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसको हम परमाणु बोलते हैं। लेकिन आगे अगर हम देखें तो परमाणु को भी आगे तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे, मीनिंग चाहे ना पता हो, लेकिन धनात्मक यानी उनके ऊपर एक आवेश होता है। आवेश का मतलब यानी चार्ज है, किसी न किसी तरह की एनर्जी उसके अंदर है। वो एनर्जी कैसी है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, जिसको धनात्मक आवेश बोलेंगे, यानी धनात्मक टाइप की एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव जो है चार्ज होता है, यानी नेगेटिव तरह का आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये आवेश हैं, ये चार्ज हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। तो इवन सब एटॉमिक लेवल पर काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, कोई बिग बैंग थ्योरी बताएगा? बिग बैंग थ्योरी आई थिंक सबने पढ़ी होगी। हाँ जी पढ़े टीचर। बताओ फिर क्या है बिग बैंग थ्योरी? मैम वो पहले ना, मतलब एक, मतलब बहुत सारे जो पदार्थ है उनका मिला हुआ था एक, मतलब वो, मतलब आंतरिक क्रिया के कारण वो विस्फोट हो गया, जिसके चलते सौरमंडल का निर्माण हुआ था मैम। फिर ऐसे ही मतलब काफी टाइम लगा जो पृथ्वी और जो ये जुपिटर वगैरह इनको बनने में। और कोई ट्राई करेगा? कोई ट्राई करेगा बिग बैंग? और ये हमने कहा ना कि 3 तरह की चीजें बनी हैं, यानी पहले यूनिवर्स नहीं था, यानी जब हम करें ना बिग बैंग, एक ही जगह पे था सारा पदार्थ या जो कुछ भी है, उसके बाद यूनिवर्स बना है जो हम देखते हैं आज, ठीक है। और उस यूनिवर्स में या तो मैटर मिलता है, एनर्जी मिलती है, और स्पेस क्या होता है। अब मान लो ये हमने कह दिया, मैंने ये बाउंड्री बना दी समझाने के लिए, मान लो ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये हो गए तारे, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, तारे लगा लो, ग्रह लगा लो, सेलेस्टियल बॉडी, यानी ये पदार्थ हैं, मैटर है, ठीक है।
ये जो डॉट डॉट लगा दिए ये पदार्थ है, ठीक है, ग्रह तारे कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब ये तारे हैं या ग्रह हैं, ये पदार्थ हैं, तो मैंने कहा कि पदार्थ के अंदर एनर्जी मिलेगी, चाहे वो पदार्थ है जैविक है या अजैविक है। क्लियर है? अजैविक पदार्थ में इनऑर्गेनिक ऊर्जा मिलेगी, पदार्थ है तो उसके अंदर ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। मान लें हमने कहा ना कि पत्थर है, ये लगा कि इसका क्या है, ये पदार्थ कुछ नहीं है, तो उसके अंदर भी ऊर्जा है, उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस ही एनर्जी, एनर्जी के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है किसी भी तरह के पदार्थ का, ठीक है। तो दोनों ही चीजें एक साथ हैं, मैटर और एनर्जी, जिसको अगर हम भारतीय फिलॉसफी में कहें तो मैटर मतलब प्रकृति, है ना। थोड़ा बहुत जैसे तुम पढ़ते हो पुरुष प्रकृति, अगर किसी ने थोड़ा बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक इस तरह की किताबें पढ़ी हो, या इंडियन फिलॉसफी को अगर देखोगे तो वहां पे शब्द यूज होते हैं प्रकृति, पुरुष प्रकृति। तो प्रकृति है पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो प्रकृति है, और जो भी एनर्जी है वो पुरुष है, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी है वो पुरुष को रिप्रेजेंट करती है, अगर भारतीय फिलॉसफी की बात करी जाए तो। अभी यहां पे मैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और तुम्हारी साइंस तीनों को जोड़ रही हूं, ठीक है। तो यहां पे तुम साइंस भी समझोगे, फिलॉसफी भी समझोगे, तुम अपना रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, वो भी समझोगे, ठीक है। तो एनर्जी को हमने कहा पुरुष, मैटर को, पदार्थ को हमने कहा प्रकृति, है ना। हम ऐसे ही तो बोलते हैं चारों तरफ का पर्यावरण या प्रकृति, यानी जो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें पेड़ पौधे नदियां जो कुछ भी है वो सारा प्रकृति है, ठीक है। और इसको दूसरे फॉर्म में कहा जाए तो इसको बोलते हैं शक्ति, शक्ति, शिव और शक्ति, या तो पुरुष प्रकृति यूज किया जाता है या तो शिव शक्ति यूज किया जाता है। यहां पे शिव का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। अब जैसे हम शरीर मात्र नहीं है, थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, लेकिन यहां पर ही ये करना पड़ेगा, यानी हम थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हटके जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी शक्ति मतलब जो पीछे जो एनर्जी काम करती है, ठीक। तो जो तुम्हारा शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, तो हम जो जैसे हम बात करें मनुष्य है, तो हमारे अंदर सिर्फ क्या नहीं है, बल्कि ऊर्जा से भी ऊपर की, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको शक्ति को यहाँ पे रख लो, शक्ति ही। अब ये देखो, एक शरीर हो गया, ठीक है, दूसरा एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे शरीर में प्राण है, ठीक है। उसके बाद उससे भी ऊपर होता है कॉन्शियसनेस। प्राण तो देखो छोटे से मान लो चींटी है या किसी दूसरे जीव में भी है, तो उसके पास मैटर भी, उसके अंदर पदार्थ भी है, उसके अंदर प्राण भी है, यानी ऊर्जा भी होगी। एक आ गया कॉन्शियसनेस, जो होता ना कि होने का अनुभव होना, जागरूकता, ठीक है, उस पर थोड़ा ज्यादा नहीं जाएंगे। शिव का मतलब होता है कॉन्शियसनेस होना, ठीक है। अब जैसे मनुष्य को हम कह रहे हैं श्रेष्ठ है प्राणी, तो वो इसलिए नहीं है कि हम शरीर से श्रेष्ठ हैं, ऐसा भी नहीं है, हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा है, तो शरीर के हिसाब से तो बहुत सारे बलशाली, या ऊर्जा के हिसाब से, अब मान लो जैसे शेर है, उसमें हमसे कहीं ज्यादा बेटर मान लो ऊर्जा होगी, ठीक है, यानी बल के हिसाब से देखा जाए, चलने के हिसाब से देखा जाए, या काम के हिसाब से देखा जाए। लेकिन हमारे अंदर क्या है, उनसे ज्यादा बेहतर सतर की कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है। जीवित वो भी हैं, पदार्थ भी हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा भी है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस तीसरे सतर की अगर हम बात करें तो कॉन्शियसनेस उनसे ज्यादा है,
जागरूकता, कि हम चीजों को देखने की समझने के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। अब एक शेर है या कोई भी दूसरे जानवर हैं, वो प्रकृति को जैसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ी ना, वो तो सिर्फ खाते हैं पीते, अपना भोजन का प्रबंध किया और सिर्फ जी रहे हैं। तो हम ज्यादा जागरूक हैं, तो हम इतने सारे एफर्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनकी तुलना में जागरूक हैं। इसीलिए मनुष्य, सिर्फ मनुष्य की जागरूकता का लेवल ज्यादा है दूसरे प्राणियों की तुलना में, सिर्फ इस वजह से ही हम क्या हैं, उनसे उच्च दर्जे के जो है प्राणी कहलाते हैं। तो मान लीजिए पत्थर है, वो निम्न दर्जे का है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस कम है। अब मान लीजिए निर्जीव, तो कड़ी जुड़ती है, पहले निर्जीव आ गए, निर्जीव, ठीक है, फिर जीवित में भी फिर वनस्पति आ गई। अब देखो, अब तुम पत्थर को तुम तोड़ दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारे अंदर जरा भी मतलब गिल्टी की भावना नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होगी, भाव उत्पन्न नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर गिल्टी नहीं आएगी कि तुमने तोड़ दिया पत्थर। लेकिन तुम जब पेड़ है, ठीक है, मान ले पेड़ है, वो भी प्राणी है, यानी पत्थर की तुलना में ज्यादा कॉन्शियसनेस है, ठीक है, यानी पेड़ को तुम काटोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ महसूस उसके प्रति होता है, तुम्हारे अंदर कुछ उसके प्रति भाव आते हैं। तो क्या है, कई बार मान लीजिए फूल लगे हुए हैं, आप चाहो तो तोड़ दो, उसके अंदर कुछ, ये थोड़ी ना कि उसको खून आ गए या उसको दर्द हुआ या वो रो रहा है, कुछ नहीं ऐसा है। लेकिन कई बार तुम्हें लगता कि नहीं, अगर सुंदर फूल है तो तुम्हें लगता है कि नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे अच्छा लग रहा है। तो यानी पेड़ों में भी फिर तरह तरह की, एक आपकी सिर्फ दूब है यानी घास है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस। तो एक ही यानी पत्थर के अंदर भी एक सिंपल पत्थर है, एक मार्बल का पत्थर है, ठीक है, और ये जो हीरे मोती जिसको बोलते हैं, मान लीजिए जैसे हीरा है, ठीक है तो वो भी पत्थर ही, पता होगा मेटामॉर्फिज्म के द्वारा ही तो बना है। लेकिन वो ज्यादा जागरूक है एक सिंपल पत्थर की बजाय में। मान लीजिए आपका एक बलुआ पत्थर है और आपका एक हीरा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो ज्यादा कॉन्शियस है, आपका नीलम है, पन्ना है, और इस तरह के जो हम बोलते हैं हीरे ज्वारा। तो पत्थर के अंदर भी अलग अलग कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि अब जैसे हम जैसे बोल रहे हैं शाकाहारी हैं, खाते क्या हैं, माले पौधे भी तो जीव ही हैं, पर हम उसको खा लेते हैं। लेकिन मांसाहार जब हम करते हैं तो मान लीजिए कोई दूसरा जीव है, कुछ भी हो, तो बहुत सारे, कम से कम मतलब आधी दुनिया को तो ये लगता है वेजिटेरियन होंगे कि हाँ, जैसे ना कि खाना पाप है, ठीक है, यानी उनसे कल्पना भी नहीं की जाती कि कैसे दूसरे जीव को खाया जा सकता है। लेकिन हाँ, वेजिटेशन भी तो जीव है, उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो यानी फल सब्जी उनको खा लेते हैं, वेजिटेशन को खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं आता कि हमने कुछ गलत कर दिया। लेकिन आप किसी मान लो कोई मुर्गा खा रहा है, कुछ भी दूसरी चीजें हैं इस तरीके से, चिकन है, कुछ भी है, तो तब हमारे अंदर जो फील आ जाती है अपने आप ही, हमारे अंदर अपने आप कॉन्शियसनेस, जागरूकता आ जाती है कि नहीं, कैसे दूसरे जीव को खाया जा सकता है। अब मान लीजिए एक मुर्गा है, कोई उसको खा रहा है, चिकन को खा रहा है, तो जब उसको मारा जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, भले नहीं खून भी आएगा, ठीक है, उसको देखने से तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम होगी, उसको मतलब जैसे दुख भी होगा, दर्द भी होता है। तो यानी पेड़ को दर्द नहीं होता है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस कम है, ठीक है। तो प्राणियों में भी जैसे जैसे, अब जैसे मान लो एक मुर्गा है, ठीक है, लेकिन फिर हम कहते गाय है, मान लो मुर्गे को मान लो मार भी दो, ठीक है, लेकिन एक मुर्गे की तुलना जब अगर गाय से की जाएगी तो वो भी सेम चीज नहीं है कि हाँ ठीक है, मुर्गा खाना और मतलब एक गाय खाना बराबर बात नहीं है, समझ रहे हो, उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। तो जीवों के श्रेणी में जब देखेंगे तो जो गाय है वो ज्यादा कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो यानी मुर्गा रोता है, नहीं है, खून आते होंगे, दर्द भी होता होगा, लेकिन उसके अंदर भावना नहीं है उतनी जितनी मान लो गाय के अंदर डेवलप है। गाय के अंदर क्या है, अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर करुणा भी है, ठीक है, उसके अंदर भाव है। तो पहले उसमें कुछ नहीं है, पेड़ों में ना भाव है ना सोचने की शक्ति है, ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ जीव ऐसे आ जाते हैं बाद में थोड़ा थोड़ा, जिनमें क्या है,
जैसे मान ले शेर है, कुछ सोचने की शक्ति है। तो जितने बड़े प्राणियां हैं, जैसे मान ले शेर है या गाय है, उनमें थोड़ा बहुत, जैसे क्योंकि वो शिकार करते हैं ना, तो उसमें कुछ दिमाग उनके पास होता है, उतना डेवलप नहीं होता जितना हमारे पास होता है, बट कुछ होता है जितना उनको जरूरत होती है, ठीक है। और भाव भी होते हैं। तो अब गाय है तो उसके अंदर करुणा है, दया है, दर्द है, वो फील कर सकते हैं। अगर कोई प्राणी फील कर रहा है और तो तब वो तुम उसको मारोगे या उसका भोजन के रूप में प्रयोग करोगे, तो वो आपके अंदर जाके डिस्टरबेंस करेगा। तो उसकी जो एनर्जी, उसका शरीर अपने आप में एनर्जी है, उसके शरीर में एनर्जी, तो वो तुमने खा लिया, तो उसके शरीर में जो उस समय मारते वक्त भय उत्पन्न हुआ, उसकी जो फीलिंग थी उसके अंदर ही थी, उसके शरीर के अंदर, वो तुमने खा लिया, तो वो तुम्हारे अंदर जाएंगी और डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कॉन्शियसनेस का काम है। तो बिल्कुल ऐसी चीजें जो कॉन्शियसनेस में, जागरूकता में सबसे निम्न स्तर पर हैं, जैसे कि निर्जीव पत्थर, उनमें भी फिर मैंने कहा पत्थरों में भी फिर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो ज्यादा होते हैं ना, कि हम बोलते कि पन्ना पहन रहे हो, कि आप नीलम पहन रहे हो, कि हीरा पहन रहे हो, क्यों हम ये बोलते हैं ना कि आपको अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करने हैं, तो कुछ विशेष तरह के जो हैं आपको रत्न जो हैं सजेस्ट किए जाते हैं, वो एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी उनके अंदर कुछ ऐसी विशेष पावर है कि जब भी मतलब चीजों का आसपास की एनर्जी का रिफ्लेक्शन होगा, तो वो उन चीजों को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो नॉर्मल पत्थर की तुलना में उनमें के अंदर कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष जागरूकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मान ले, अगर वेजिटेशन में बात करें, वेजिटेशन में एक सिंपल घास है, सिंपल घास के अंदर देखो तना नहीं है, ठीक है, जड़ भी मामूली सी है, उसमें तना नहीं है, उसमें फूल नहीं है, ठीक है, उसमें फल नहीं है, ठीक। तो पेड़ों में भी फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें ये आ गया, जैसे तने वाले हैं, ठीक है, फल वाले हैं, फूल वाले हैं। तो जितने ज्यादा एडवांस किस्म का प्राणी, उसकी कॉन्शियसनेस उतनी ही ज्यादा। तो इसमें हम वहां निर्जीव पदार्थों से, पत्थर से लेके हम कहां तक की कर सकते हैं, तो मनुष्य इस श्रेणी में सबसे ऊपर है कॉन्शियसनेस में, ठीक है, क्लियर है। तो यानी सब कुछ है, मैटर है, ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी है, एनर्जी भी फॉर्म में है, एक स्थूल फॉर्म में है। जैसे हमारे माले शरीर में जैसे खून बह रहा है, तो वो ठीक है, वो एनर्जी है, या जो भी बन रही उसके अंदर, आपने खाना खाया उससे जो बन रही, वो एक स्थूल ऊर्जा है, ठीक है। फिर एक सूक्ष्म ऊर्जा है जिसको हम कह रहे हैं ना, जैसे जागरूकता है, वो बिल्कुल सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा है, ठीक है, आ रही समझ में। तो वो एक सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा है, समझ गए। अब एक बात बताओ, मान लो कोई शरीर है हमारा, कोई मर जाता है, अगर सिर्फ ऊर्जा से चलता, सिर्फ स्थूल ऊर्जा से चलता, तो तुम मालिक मरेगा ही कोई क्यों, तुम उसके मुंह में डालते रहो एनर्जी, यानी खाना डाल दो तो वो मरेगा। जब देखिए उसके अंदर ऊर्जा है तो तुम जीवित रख लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। वो यानी ऊर्जा में भी फिर स्थूल ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा है। स्थूल ऊर्जा जैसे भोजन से जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो हमारी स्थूल ऊर्जा है, जो सिर्फ बाहरी चीजों को चलाने के लिए, शरीर को नॉर्मल वैसे चलाने, डे टू डे के काम के लिए जरूरी है, ठीक है। एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हम क्या है, स्थूल ऊर्जा से, अकेली स्थूल ऊर्जा से तुम किसी भी प्राणी को नहीं चला सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हो गया, ये मैटर हो गया। तो शक्ति को, जिसको हम कहेंगे एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थूल फॉर्म में, स्थूल रूप में, उसी से स्थूल रूप में, स्थूल रूप में, भौतिक रूप में, स्थूल का मतलब होता है भौतिक, जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, इट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पुरुष, जहां पे एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है, सूक्ष्म ऊर्जा है, ठीक है। और फिर आ गया स्पेस है। अब हमने कहा ना कि एक तो ये जो है, ये मान लीजिए आपके ग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, ये पदार्थ आगे मैटर है चाहिए, और इन पदार्थों के अंदर क्या है, साथ में ऊर्जा भी है, ठीक है। अब बीच में क्या बच गया, अब इन सभी पदार्थों के बीच में कुछ खाली स्थान भी है ना। तो यूं नहीं पूरा भरा नहीं पड़ा है कि प्रत्येक, अगर तो हम इसको ऐसे कर दें तो मतलब हर जगह है। अगर पूरे इस गोले को या पूरे ब्रह्मांड को ऐसा होगा तो समझ लो अब यहाँ पे तो हर जगह पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पे हर जगह पदार्थ है, लेकिन ये जहां पे सफेद दिख रहा है यानी यहाँ पे खाली, यहाँ पे पदार्थ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पदार्थ
नहीं है। तो यानी पदार्थों के बीच में जो जगह खाली होती है उसको बोलते हैं स्पेस। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेस। तो स्पेस अगर एक ही पदार्थ होता, मान लो जैसे हम करें ना बिग बैंग, ये हो गया, ये सारा पदार्थ हम उसमें बिग बैंग में करते हैं कि पूरी ब्रह्मांड का जो पदार्थ है वो एक ही बिंदु में समाहित था। मान लो ये एक बिंदु है, सारे ब्रह्मांड में ये पदार्थ इतना ही था और ये एक ही जगह पे था, तो स्पेस हो सकता है। जब एक ही चीज है तो स्पेस तो जब होगा जब दो, अब ये कई सारी चीजें हैं, एक यहां है एक यहां है, तो बीच में स्पेस हुआ ना। अगर एक ही है तो स्पेस कैसे बनेगा? ठीक है, तुम इनको एक को तोड़ दो, दो हिस्सों में कर दो, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, बन गया ना बीच में स्पेस। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब तक बिग बैंग नहीं हुआ था तब तक स्पेस का निर्माण नहीं हुआ था। तो बिग बैंग में ये जो पदार्थ एक जगह था वो विस्फोट के साथ फैल गया चारों तरफ। मान लो पहले यहां पे था, ये चारों तरफ फैल गया तो स्पेस का निर्माण हो गया। तो इन सभी पदार्थों के जो टुकड़े बिखरे, इनके बीच में स्पेस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जो हम कई दिन पहले टाइम एंड स्पेस थ्योरी की बात कर रहे थे, समय और स्थान, समय की और स्थान की उत्पत्ति, ये जो तुम बिग बैंग पढ़ते हो ये तो कुछ भी नहीं है, और ना ये कोई पढ़ने का तरीका है कि हाँ ये हो गया जी वो था, इससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब तुम सोचोगे हम कहीं दूसरी ही जगह चले गए। जब हम अपने मैटर पे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं और फिर जब एनर्जी पे आएंगे और फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे तो तुम्हें ये लगेगा इस चीज का कोरिलेशन। ठीक है, तो समझ गए ना? तो यहाँ पे ब्रह्मांड में तीन चीजें हैं, पदार्थ हैं, आपके सारे ग्रह नक्षत्र सारी चीजें जो भी हैं, ये आपका पदार्थ हो गया, और इन पदार्थों के अंदर भी एनर्जी है और इन पदार्थों के बीच में कुछ खाली जगह भी बन गई। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया? यूनिवर्स। अब जो एनर्जी एक ऐसी चीज है, एनर्जी ये मैंने कहा ना कि तुम्हारे जैसे मान लीजिए ग्रह है या कोई भी पदार्थ, स्थूल पदार्थ, उसके अंदर भी होती है एनर्जी, ट्रेवल कर सकती है। ठोस पदार्थों के अंदर भी एनर्जी होती है, किसी भी फॉर्म में हो पदार्थ, चाहे तरल है, गैस है, ठोस है, किसी भी रूप में पदार्थ है उसके अंदर एनर्जी होती है। लेकिन एनर्जी किसमें? खाली स्पेस है ना, ये जैसे खाली है ना, जहां पे कुछ भी नहीं है, पदार्थ के अंदर तो एनर्जी है ही, लेकिन जहां पे पदार्थ नहीं है, खाली स्थान जिसको हम बोल रहे हैं स्पेस, खाली एनर्जी खाली जगह में भी ट्रेवल कर सकती है। यानी खाली जगह में भी एनर्जी, पदार्थ के अंदर तो एनर्जी होगी ही, लेकिन जो खाली स्पेस है उसके अंदर भी एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। अब जैसे कि अब ये लगाओ, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये सूरज हमसे, ठीक है, 150 मिलियन जो किलोमीटर दूर, इस सूरज से किरणों ने चलना स्टार्ट किया, ये किरणें निकली ना, सूरज है उसके अंदर एनर्जी बन रही है, गैसें जल रही हैं जिससे ऊर्जा निकल रही है, तो सूरज से किरणें निकली और ये आ गई पृथ्वी तक। ठीक है, तो बीच में क्या है? सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं, खाली स्थान है ना। ठीक है, सूरज और पृथ्वी के बीच में खाली स्थान है, तो खाली स्थान में से ये ऊर्जा, जो सूरज की ऊर्जा है वो ऊर्जा ही है, ऊर्जा का एक रूप ही तो है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो वो ऊर्जा यहां से यहां चल के आई, तो यानी ऊर्जा पदार्थ के अंदर भी रहती है, किसी भी तरह का, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, या किसी भी प्लाज्मा की किसी भी अन्य रूप में हो, और वो खाली स्पेस में से भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि सूरज से लेके पृथ्वी तक, वो यहाँ पे खाली स्थान था, उस खाली स्थान में से होती हुई पृथ्वी तक आ गई। ठीक है, तो ये खाली स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी यहां पर हम देखेंगे इस ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, पदार्थों के अंदर ऊर्जा है, फिर पदार्थों के बीच में खाली स्थान है और उस खाली स्थान में भी ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो उस खाली स्थान के अंदर भी ऊर्जा मिलती है।
क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है क्या? यस मैम। कितना टाइम बचा है इसमें क्लास के खत्म होने में? मैम 10 मिनट है। तो अभी बिग बैंग पे आते हैं एक बार। ठीक है, हमने ये देख लिया यूनिवर्स 3 हिस्सों से मिलकर बना। यूनिवर्स के अंदर 3 तरह की चीजें हैं। अब ये बना भी कैसे है, तो चले चलाए आपकी बिग बैंग थ्योरी हो जाएगी तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम बचा है, एक बार बिग बैंग को देख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा पदार्थ। ठीक है, ये पदार्थ हो गया, ऐसा माना जाता है, पक्का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सारी थ्योरी ही है अभी सिद्ध करने। तो मानना जाता है कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है, जिसको कहते हैं कि अनलिमिटेड है, पता ही नहीं कि कहां से कहां तक है। मान लेते हैं, मैंने ये छोटा सा बना दिया, ये इतना विस्तार है, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में अब देखो, ये छोटा सा एक यहां पे है, ये इतना पदार्थ एक इतनी सी जगह में आ गया। अब देखो इसका एरिया कितना छोटा है और उतना ही पदार्थ है। अब इतना पदार्थ इतनी जगह में था और अब उस पदार्थ ने इतनी जगह घेर ली। ठीक है, इतनी जगह घेर ली, विस्तार हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, होता ना कि हमने कहा कि जो पदार्थ है उसके अंदर खुद ऊर्जा होती है। पदार्थ है तो ऊर्जा भी होगी ही। ठीक है, पदार्थ है तो ऊर्जा होगी ही। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि पुरुष भी है, प्रकृति भी है। ठीक, किसी भी वजह से अगर हम अपना साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वजह से, कारण का कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, कि कंडेंसेशन ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है, कि बहुत सारी चीज को थोड़ी सी जगह में कर दोगे। अब जैसे एक तो एक कमरे में एक बंदा रहता हो तो उसकी गर्मी यानी टेम्परेचर का सिस्टम देखना। एक कमरे में एक बंदा रहता हो तो टेम्परेचर कितना होगा। 5 बंदे, एक ही कमरे में 5 बंदे रहेंगे तो तुम खुद देख लेना। यानी ये तो नॉर्मल चीज है। पदार्थों का तो चलो तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन जस्ट नॉर्मल टर्म्स में भी बात करें, 5 बंदे रहते तो तुम्हें लगेगा कि गर्मी ज्यादा है। उसी कमरे में 10 बंदों को बिठा दो तो आपको लगेगा गर्मी और ज्यादा। ठीक है, यानी स्पेस थोड़ा है, पदार्थ ज्यादा है। अब एक छोटे से कमरे में ही आप है 50 लोगों को, यानी कोई भी जगह खाली ही ना छोड़ो उसमें। ठीक है, उसके पूरे स्पेस में सारे जगह पे आदमी आदमी बिठा, तब देखो तुम क्या होगा। तो ब्लास्ट की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी यहां पर घनत्व बहुत ज्यादा है। हम बोलते हैं बहुत ज्यादा नहीं, असीमित, सीमा नहीं है, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा यहाँ पे घनत्व है। जो ब्रह्मांड आज इतना, हमें पता नहीं कि कितने तारे हैं। ठीक है, तारे ही इतने हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है। जब कितना ज्यादा इस पदार्थ का घनत्व होगा कि इतनी लंबी चौड़ी जगह में ये फैल गया, यानी ये पदार्थ का घनत्व कितना होगा कि इतनी जगह में फैल गया। बहुत पदार्थ होगा ना, बहुत पदार्थ थोड़ी सी जगह में। ठीक है, तो यानी असीमित घनत्व। फिर मैंने पहले भी बताया है घनत्व क्या होता है, कोई भी जगह, स्थान, एरिया और किसी चीज की संख्या या मात्रा का जो अनुपात होता है वो घनत्व होता है। एरिया थोड़ा है और उस चीज की संख्या ज्यादा है
या मात्रा ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा है और वो चीज थोड़ी हो तो घनत्व कम हो गया। यहाँ पे एरिया बहुत कम है और घनत्व बहुत ज्यादा है। तो हम इसको कितना है ये भी हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना है, असीमित है, तो इसके लिए हमने शब्द यूज किया असीमित घनत्व है। ठीक है, घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो घनत्व के, मैंने कहा कि जैसे ज्यादा आदमी हो जाएंगे, संख्या ज्यादा हो जाएगी, कोई भी पदार्थ को ठूस ठूस के किसी चीज में डाल दोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा, यानी टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा घनत्व पृथ्वी के अंदर जितना ज्यादा जाते हैं ना, अब देखो पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत है हम उसको बोलते हैं ना वो ठंडी है, क्योंकि ऊपर की परत का घनत्व कम है। पृथ्वी के अंदर गर्मी है अभी भी बीच की परतों में, क्योंकि वहां पे पदार्थों का घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्टिविटी, जो भी टेम्परेचर एक तरह की एनर्जी है। टेम्परेचर क्या शो करता है? एनर्जी का लेवल। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो? तो टेम्परेचर एक पैरामीटर है, एक पैमाना है एनर्जी को मापने का, खासकर ताप तरह की ऊर्जा को, ताप ऊर्जा को मापने का पैमाना है। ठीक है, तो वो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अब यहाँ पे घनत्व ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और टेम्परेचर जब किसी चीज का बढ़ता है तो उसके अंदर के जो परमाणु हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठंडी चीज सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर तुम्हें इनएक्टिविटी आ जाती। इनएक्टिविटी यानी कोई गतिविधियां बंद हो जाती। ठीक है, जितनी ज्यादा गर्मी, अब जैसे हम गैस पे पानी रखते हो, सिंपल है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो अपने आप थोड़ी ना हिलता है, लेकिन तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, उसको उबाल दो, जितना उबलेगा उतनी ही वो अपने आप उछलना शुरू कर देता है। यानी उसके पानी के अंदर के उबलने के बाद, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो उसके अणु हैं उसमें मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा एनर्जी आ जाती है उतनी ही चीजों के अंदर एक्टिविटी, उसके परमाणु जो हैं, उसके अणु हैं, उनके अंदर एक्टिविटी आना शुरू हो जाती। आवाज चलती है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ऊर्जा आ गई, यानी हवा चलना स्टार्ट कर देगी। हवा चलने का कुछ मतलब नहीं है। हवा में जो गैस है, गैस के अणु तो पहले भी थे, अब क्या होगा, लेकिन ऊर्जा जैसे ही उसके अंदर ज्यादा ऊर्जा आएगी तो वो अणु में आपस में चलना शुरू कर देंगे, टकराना शुरू कर देंगे। एनर्जी, अब तुमने कहीं देखा होगा कोई बंदे शांत होते हैं और कई वो जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है ना, वो लड़ेंगे भी ज्यादा। ठीक है, वो उछल कूद करेंगे या वो कुछ भी काम करेंगे। तो जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी शरीर में, उसकी एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी, चाहे वो बोलने के रूप में दिखे, चाहे वो काम करने के रूप में दिखे, चाहे वो लड़ाई झगड़े किसी भी रूप में दिखे। लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो एक्टिविटी भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी उसके अंदर, यानी इतनी एनर्जी, इतना ज्यादा असीमित घनत्व था जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हुआ और उसके अंदर विस्फोट हो गया। तो विस्फोट हो गया तो विद इन सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर विस्फोट होने के, ये जो मटेरियल था, ये तो मैं छोटे पैमाने पे दिखा रही हूँ, हम कोई बड़ा थोड़ी दिखा सकते। ये जो मैटर यहाँ पे था वो इतने एरिया में बिखर गया चारों तरफ, और बिखरने की डायरेक्शन एक दिशा में नहीं गया। ये जो मटेरियल बिखरा, ये टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जैसे कोई विस्फोट होता है तो उसमें कोई बराबर नहीं होता है, कोई चीज बराबर नहीं बटेंगे। तो जब टुकड़े होते हैं और विस्फोट होता है तो कोई बड़े मटेरियल होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई बिल्कुल चूरा होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई कणों के रूप में होंगे, कोई बड़े खंडों के रूप में होंगे, और कोई बड़े विशालकाय खंडों, यानी कुछ ऐसे छोटे हो सकते हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़े हो सकते हैं। छोटे बड़े, यानी विस्फोट होने के बाद इस तरीके से चारों तरफ जो मटेरियल है वो बिखर गया। ठीक है, बीच में इस तरीके से। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो अगली सेकंड के अंदर कितना होगा, और दूर तक, यहां तक मान लीजिए, यहां तक अगले कुछ सेकंड्स के अंदर है, यहां तक बन गया। ठीक है, जितना समय लगा कि मान लो शुरू का, मान लीजिए 1 घंटा है, 1 घंटे में यही मटेरियल, यानी वो इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि इतनी दूर तक उसकी जो है, यानी उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी उस विस्फोट में, उसने पदार्थों को इतनी दूर तक, ये तो दिखाने के लिए छोटा, जितना आप, यानी बहुत दूर तक गया। समझ रहे हो? तो ये पदार्थ जो यहाँ था, अब वो यहाँ तक
पहुंच गया, तो यानी इस पूरी इतने एरिया में बिखर गया। अगर हम मान लेते हैं कि इतना ही हुआ, ठीक है, इस पूरे एरिया में ये पदार्थ यहां वहां बिखर गया, ठीक है। तो बिग बैंग से क्या हुआ, पदार्थ बन गया, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, प्रोटॉन जनरेट हुए। शुरू में पदार्थ ऐसे, जो हम पदार्थ अभी देखो पृथ्वी पर, अब तुमने देखा जैसे पृथ्वी शुरू में तो सिर्फ मटेरियल था, अजैव पदार्थ थे, अजैव में बाद में जैव पदार्थ आ गए, शुरू में तो जैव पदार्थ नहीं थे। तो यानी डेवलपमेंट हुई ना, बाद में विकास होना, शुरू में नहीं था, बने बनाए पदार्थ नहीं थे, बाद में विकास हुआ, यानी चीजों का, बहुत चीजों में इंटरेक्शन हुआ। तो यानी शुरू में इलेक्ट्रॉन्स, जो पहले विस्फोट हुआ, विस्फोट में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, वो जनरेट हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, अब एक अणु, परमाणु कब बनता है, एक परमाणु के अंदर उतना ही, मान लो एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन है जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, बराबर के नेगेटिव वाले को, जो जितना होगा बराबर वाले को लेगा, समझ रहे हो। अगर उस एक अगर प्रोटॉन है जिस पर धनात्मक ऋण है, जिस पर धनात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का दर्शाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो उससे बैलेंस हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है। अगर सिंपल उसमें रहना है, एक बार है ना, ये कटेगी, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करोगे क्या, ये थोड़ा सा है, ये तो अभी पूरा कर लो, नहीं कल फिर दोबारा इसको जाना, जैसे उसके लिए करना पड़ेगा, बोलो जल्दी। कर लेंगे जी पूरा। लेंगे मैम, कर लेंगे। तो मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लेना।